नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे और उसके बाद जनपद, महाजनपद, उसके बाद जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और फिर उसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का कि समय अवधि। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में क्या रहता है, तो हड़प्पा सभ्यता रहता है, जो कि एक शहरी जीवन था। लेकिन पता नहीं 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच क्या हुआ, ये 400 सालों में क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ खत्म होके फिर से ग्रामीण जीवन व्यवस्था स्टार्ट होती है, जिसका टाइमिंग रहता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, बोले तो 1200 साल तक यहाँ पे चलता है लौह युग, जिसमें हम लोग को 16 महाजनपद देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे कि उनका उदय कैसे हुआ, सबसे बड़ा कौन थे इसमें से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज में कोई दिक्कत? तो इससे ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, बताओ कि हड़प्पा सभ्यता का समय कितना से कितना था, तो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का कितना था, तो वैदिक सभ्यता का 1500 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन लौह युग का कितना से कितना है, तो बताओ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में रहता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युग की सभ्यता बोलते हैं, तो उसको कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन, क्योंकि वहां पे कांसे की खोज की गई थी। अब यहाँ पे लोहे की खोज की गई है, किसमें? महाजनपद में। तो इसमें कृषि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, खेती बढ़ जाएगा और यहाँ पे साम्राज्य का निर्माण होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है यहाँ पे वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में तो कुछ अता पता है नहीं, कहाँ क्या हुआ, पता नहीं कौन सा बाढ़ आया, सुनामी आया, कुछ अता पता नहीं है। अब सीधे हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। तो वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्या है, तो यह क्या है, तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? यह एक ग्रामीण सभ्यता है। और इसे बसाया किसने था, तो इसे आर्यों ने बसाया था। आर्य की बात करें तो अगर ये हमारा पूरा का पूरा विश्व है, तो यहाँ हमारा यूरोप पड़ता है, एशिया पड़ता है और यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा सागर देखने को मिलता है, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के अगल बगल की बात करें तो उसके अगल बगल में देखने को मिलता है कौन सा? इटली देखने को मिलता है, तुर्की देखने को मिलता है। ये सब जो देश है वो इसके अगल बगल देखने को मिलते हैं। तो उधर से ही कुछ लोग आए थे भारत। ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है आर्य। क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। ठीक है, आर्य उन्हीं को कहा जाता है जो भूमध्य सागर से भारत की ओर आए थे। ठीक है, तो अब आगे बोल रहा है कि इसकी भाषा क्या थी। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी, तो एकदम शुद्ध संस्कृत थी। क्या थी? शुद्ध संस्कृत थी। इसे बसाया किसने था, तो आर्यों ने बसाया था। इनकी भाषा क्या थी, तो शुद्ध संस्कृत थी। और वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांट के रखा गया है, तो 2 भागों में। पहला क्या है? पूर्व वैदिक काल, और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। पूर्व का मतलब पहले शुरुआती दौर का, उत्तर मतलब अंतिम दौर का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? शुरुआती दौर को बोलेंगे पूर्व वैदिक काल और अंतिम दौर को बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब पूरे का पूरा वैदिक काल का टाइमिंग कितना से कितना है, तो अभी हम लोग देख के आए कितना से कितना है, तो कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। जब हम लोग इसका टुकड़ा किए तो पहला टुकड़ा में क्या आया, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरे टुकड़ा में क्या आया, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक आया। ठीक है, अगर पहले वैदिक सभ्यता की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें कौन से पुस्तक की खोज की गई थी? ऋग्वेद, जो कि हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। क्या? ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से पुस्तकों की खोज की गई, तो सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। ठीक है, हमारे यहाँ टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला कौन सा है? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में तो हिंदू धर्म का ये तो बात, मतलब सब में हिंदू धर्म का ही बात किया गया है। ठीक है, लेकिन ये सब में थोड़ा सा भेदभाव को लाया गया है, छुआछूत को लाया गया है, जाति व्यवस्था को लाया गया है। ठीक है, जिसके कारण से ये सबको थोड़ा खराब भी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे लौह युग के बारे में। कौन सा? महाजनपद। अब बताओ लौह युग का टाइमिंग कितना से कितना है? तो 600 ईसा पूर्व से लेके कहाँ? 600 ईसा पूर्व से लेके कहाँ तक? 600 ईस्वी तक। ये अभी हम लोग देखे ना कि लौह युग का टाइमिंग इतना से इतना है, इसमें महाजनपद देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इस युग में किसकी खोज की गई थी? तो लोहे की खोज की गई थी। और जब लोहा का खोज हो गया तो इससे क्या बनाया गया? हल बनाया गया। अब हल बनाने की वजह से कृषि में विकास देखने को मिला, खेती तो ज्यादा होगा, हल बनेगा तो खेती ज्यादा होगा। उसके बाद हथियार बनाने को यहाँ पे जोर दिया गया, लोग यहाँ पे हथियार बनाए। हथियार लोग क्यों बनाएंगे? युद्ध के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए, संपत्ति को छीनने के लिए। अब लोग यहाँ पे दूसरे की संपत्ति छीन छीन कर यहाँ पे साम्राज्य खड़ा करने लगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? महाजनपद। क्या बोलते हैं? महाजनपद। जनपद से धीरे धीरे क्या बनने लगा? महाजनपद बनने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और टोटल महाजनपद अब यहाँ पे बन के आए कितना? 16। कितना बनकर आए? 16। ठीक है, और 16 में से सबसे बड़ा अगर कोई महाजनपद है तो वो कौन है? मगध। क्या है? मगध सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर हम लोग सबसे बड़ा महाजनपद, ठीक है, 16 में से सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है? तो मगध है। मगध की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार, जो कि हर्यंक वंश से था। क्या? कहां से था? हर्यंक वंश से था। ठीक है, और हर्यंक वंश में सबसे पहला राजा कौन था? बिंबिसार। ठीक है, फिर बिंबिसार को मार के उसका बेटा राजगद्दी पे बैठा, जिसका नाम क्या है? अजातशत्रु। अब इसको भी मार के इसका बेटा राजगद्दी पे बैठा, जिसका नाम क्या है? उदयन। उसके बाद नाग दशक इसका अंतिम राजा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नाग शिशुनाग वंश, जिसमें शिशुनाग जी इसके संस्थापक हैं। फिर नंदीवर्धन, उसके बाद नंद वंश। ठीक है, फिर ऐसे करके होते रहता है। फिर धनानंद को हटा के आता है यहाँ पे कौन? मौर्य वंश की स्थापना होती है और इसको करते हैं कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद गुप्त वंश का यहाँ पे चलता है। ठीक है, और विक्रमादित्य भी गुप्त वंश से ही आते हैं। ये सब तो बस ऐसे यहाँ पे याद करने के लिए था कि कौन लोग कौन से वंश से है। ठीक है, ये खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सबसे बड़ा महाजनपद देख लिए मगध के बारे में। आखिर ये जनपद क्या होता है और जनपद से महाजनपद कैसे बना, इसके बारे में अभी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो जनपद का मतलब होता है जन प्लस पद। क्या होता है? जन प्लस पद। तो जन का मतलब क्या होता है? लोग। क्या होता है? लोग। और पद का मतलब क्या होता है? पैर। पद मतलब पैर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह स्थान जहां लोग शुरुआती दौर में सामूहिक रूप से आकर रहने लगे, जनपद उसे जनपद कहते हैं। मतलब एक ऐसा जगह जहां पे लोग समूह बना के 10 लोग 20 लोग गए और वहीं जाकर रहना स्टार्ट कर दिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जनपद बोलेंगे। उस जगह को क्या बोलेंगे? जनपद। मान लो जंगल है, वहां पे 100 लोग आए और उठ के वहां पे रहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो उस जगह को जनपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो इतना बड़ा एक जंगल था, यहाँ पे कुछ लोग आए उठ के यहाँ रहना स्टार्ट कर दिए, कुछ लोग यहाँ रहना लगे, फिर कुछ लोग यहाँ 100-200 लोग, यहाँ 100-200 लोग, यहाँ 100-200 लोग, सबको अपना अपना घर बना के रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 1 जनपद, 2 जनपद, 3 जनपद, 4 जनपद, 5 जनपद। अब ये सब में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा? दूसरे की संपत्ति को छीनने का कोशिश करेगा, अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश करेगा। तो जो अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश करेगा वो दूसरे के ऊपर कब्जा कर लेगा और कब्जा करने के बाद उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा और इसी को हम लोग महाजनपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद का निर्माण ऐसे ही हुआ। तो जनपद क्या है? तो वह स्थान जहां लोग शुरुआती दौर में सामूहिक रूप से आकर रहने लगे, उसे क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। उसके बाद अब महाजनपद क्या है? तो जिन जनपद का विकास एक साम्राज्य के रूप में हुआ उसे महाजनपद कहते हैं। एक छोटा सा जनपद था, ये ताकतवर होते 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 इतना हो गया कि सबको अपने अंदर ले लिया और एक बड़ा साम्राज्य बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? महाजनपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाजनपद बोलेंगे। ठीक है, अब इसका विकास कैसे हुआ? महाजनपद चलो बना तो बना कैसे? ठीक है, लोगों में इतना हिम्मत कैसे आया कि एक दूसरे से लड़ेंगे, उसको लूटेंगे और हम यहाँ पे राजा बनेंगे, ये बनेंगे। राजा बनने का सपना लोगों में कैसे आया? ठीक है, तो चलो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ, महाजनपद का विकास कैसे हुआ। तो इसमें लोहे की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? लोहे की। और लोहे की खोज से क्या बनाया गया? हल बनाया गया, हथियार बनाया गया। हल के कारण कृषि में वृद्धि हुआ, खेती बाड़ी ज्यादा हुआ। अब जब खेती बाड़ी ज्यादा होगा तो लोगों के पास धन ज्यादा होगा। ठीक है, अब लोगों के पास धन आ गया। ठीक है, अब जब लोगों के पास धन आ गया तो लोग धन इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए। ज़्यादा तो खर्च करेंगे नहीं, जो खर्च करने लायक है वो खर्च किए, बाकी पैसा, बाकी संपत्ति, बाकी अनाज उनाज सब अपने पास इकट्ठा करके रखे हुए। अब इकट्ठा करके रखे हुए तो चोर भी जाएगा,
चोरी करने के लिए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए लोग अब हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। हथियार बना के अपने आप की सुरक्षा के लिए हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए। अब हथियार के निर्माण से युद्ध भी होने लगा, एक दूसरे से लोग लड़ने भी लगे और धीरे धीरे महाजनपद का निर्माण होने लगा। एक दूसरे से लड़ लड़ के जो सबसे ताकतवर था वो महाजनपद का निर्माण कर दिया। अब बताओ इस पेज में कोई दिक्कत? इजी एक नहीं है। सबसे पहले जनपद आया कैसे? तो जहां लोग शुरुआती दौर में जाकर रहने लगे उसी को जनपद कहते हैं, और जो सबसे बड़ा जनपद था जो धीरे धीरे साम्राज्य के रूप में फैलने लगा उसी को महाजनपद कहते हैं। और इसका विकास हुआ कैसे? तो लोहे की खोज हुई, जिससे हल बना, हल से कृषि हुआ, कृषि से लोगों के पास संपत्ति आया और उसकी रक्षा के लिए लोग हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए और हथियार की वजह से युद्ध होने लगा। जो ताकतवर था वो महाजनपद का निर्माण कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? यही है महाजनपद की कहानी, ठीक। और सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है? तो मगध। क्या है? मगध। टोटल महाजनपद कितने हैं? 16। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब महाजनपद की विशेषता बताते हैं हम लोग। आखिर इनकी विशेषता क्या है? कुछ तो होगी ना, आखिर इतना बड़ा क्षेत्र को ये कैसे कंट्रोल करता होगा? कुछ तो इसका नियम होगा। ये लोग जो बैठे हुए हैं कुछ तो नियम बना के रखे होंगे कि आखिर कैसे हम लोग को उस जनपद को कैसे कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं कोई बाहरी आदमी आए आक्रमण करके उसको ले जाए। समझ रही है ना क्या बोल रहे मधु? हाँ, समझते जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि महाजनपद की विशेषता क्या है, जिसमें हम लोग राजधानी के बारे में जानेंगे कि ये अपनी राजधानी में कौन सी चीज़ करके रखे हुए रहते थे ताकि राजा सुरक्षित रहता था। शासन व्यवस्था कैसा था इनका, लोकतंत्र था कि राजतंत्र था, ये भी जानेंगे। इनके धर्म ग्रंथ को जानेंगे। इन लोग टैक्स कैसे लेते थे जनता से, ये भी जानेंगे। टैक्स क्यों? जब तक राजा टैक्स नहीं लेगा तो राजा के पास संपत्ति कहाँ से आएगा, और जब तक संपत्ति नहीं आएगा तब तक वो ताकतवर कैसे रहेगा? आई बात समझ में? तो टैक्स लेता है। जैसे कि अगर हम लोग अगल बगल देखें तो गुंडा लोग क्या करता है, गांव जाता है, मतलब अगल बगल में दुकान जाता है और क्या करता है, वसूली करता है। करता ही नहीं करता है? तो उन लोग वसूली कर करके रुपया वाला हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। किसी का जमीन हड़प लेता है, कुछ कर लेता है, मतलब ऐसे ही करके वो लोग अमीर होते रहते हैं। वही शुरुआती दौर में यहाँ का राजा भी हुआ करता था। उन लोग भी यही काम करता था, जाके लूटता था, डराता था, पैसा वसूलता था। ऐसे करके वो लोग धीरे धीरे बड़ा आदमी बन गया और साम्राज्य का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, राजधानी की, किसकी बात करें, राजधानी की, तो हर एक महाजनपद की एक अपनी अपनी राजधानी हुआ करती थी। टोटल महाजनपद कितने हैं? 16। मतलब टोटल देश समझो, टोटल देश कितने हैं? 16। और हर एक देश का अपना अपना राजधानी होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हर एक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी हुआ करती थी और राजधानियों के चारों तरफ से किलेबंदी की जाती थी। मतलब अगर मेरा इतना बड़ा देश है और मेरा यहाँ पे दिल्ली पड़ रहा है तो दिल्ली को हम बाउंड्री से घेर देंगे, क्योंकि राजा वहीं रहेगा ना, तो राजा का सुरक्षा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई बाहरी आदमी आया तो हमारे देश में घुस गया, तो इतना बड़ा देश है, घुसो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम राजधानी में हम तुमको कैसे घुसने देंगे? राजधानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा का सारा कुछ वहीं पे है, राजा का संपत्ति वहीं पे है, राजा खुद वहीं पे है, तो इसको सुरक्षित रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए यहाँ पे किलेबंदी की जाती थी, मतलब बाउंड्री दिया जाता था इसके साइड, ताकि आने जाने के लिए मात्र 1 2 3 4 ही गेट रहे और उसके ऊपर मतलब लोग रहे, पुलिस रहे, आर्मी रहे, सब कुछ रहे, ठीक है। और राजधानी के रख रखाव सेना द्वारा की जाती थी। राजधानी को सुरक्षित रखने का काम कौन करता था? सेना करता था, ठीक है। राजधानी के साइड में वही लोग रहते थे, वही लोग सुरक्षित रखने का काम करते थे। अगला, प्रत्येक जनपद में नौकरशाह और मंत्री रहते थे। देखो अभी हम बताए महाजनपद को देश समझो और जनपद को राज्य समझो। आई बात समझ में? महाजनपद को भारत समझो और जनपद को झारखंड समझो। कोई दिक्कत इसमें? राज्य समझो किसको? जनपद को। अब बताओ जितना सा भारत में कितना सारा राज्य है, बहुत सारा। यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इतना सारा राज्य है। अब हर राज्य में अपना अपना मुख्यमंत्री है कि नहीं है? है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है हर राज्य में अपना अपना सरकारी नौकरी वाला आदमी है कि नहीं है? सबको है, हर राज्य में अपना अपना है। तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक जनपद में नौकरशाह और मंत्री हुआ करते थे और ये लोग जनपद को संभालता था। किसको संभालता था? जनपद को। और पूरे महाजनपद को कौन संभालता था? तो यहाँ का मेन राजा संभालता था, सम्राट संभालता था। आई बात समझ में? जैसे कि पूरे भारत को संभाल कौन रहा है? तो मोदी जी। झारखंड को संभाल कौन रहा है? तो हेमंत जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ राजधानी में कोई दिक्कत? राजधानी में कोई दिक्कत नहीं ना। पहला क्या बोल रहा है राजधानी का कि हर एक महाजनपद
कि अपनी अपनी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। और राजधानियों के चारों तरफ क्या किए जाते थे, तो किले बंदी किए जाते थे। और राजधानी का रखरखाव कौन करता था, सेना करता था। और जितने भी जनपद थे, जनपद में अपना अपना नौकरशाह और मंत्री हुआ करते थे, वो लोग जनपद को संभालते थे। ऐसा नहीं राजा केवल राजधानी को संभाल रहा है, वो राजधानी को संभाल रहा है, पूरे के पूरे अपने साम्राज्य को संभाल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इसको छोटकन छोटकन को संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे कौन है, मंत्री लोग को बैठा के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, तो शासन व्यवस्था की ओर। आखिर यहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था, राजपाट कैसा था, कोई दिक्कत पूजा, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ चलो ठीक, सोई नहीं होगी रात में। देखो शासन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे शासन क्या था, तो अधिकांश महाजनपद पर राजाओं का शासन था। किसका शासन था, राजा का शासन था। अधिकतर जितने 16 में से ज्यादातर देखने को मिला, ज्यादातर यहाँ पे किसके, मतलब राजा लोग का शासन हुआ करता था। राजा लोग वहाँ पे सम्राट हुआ करते थे। और कई महाजनपद लोकतंत्र भी थे, जिन्हें गण या संघ कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि 16 का 16 के ऊपर मतलब राजा लोग है, राजतंत्र है, कुछ कुछ है वहाँ पे स्वतंत्र, मतलब कुछ कुछ है वहाँ पे लोकतंत्र भी है, जनता का शासन है। अब जनता का शासन है तो केवल एक आदमी को चुन के नहीं भेजता है वो, कि तुम ही जाओ तो तुम ही वहाँ पे सब कुछ संभालो। जैसे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि नहीं है। अब जब लोकतंत्र है तो हम लोग पूरे भारत को संभालने के लिए केवल मोदी जी को नहीं चुन के रखे, पूरे के पूरे भाजपा टीम को चुन के रखे, भाजपा पार्टी को चुन के रखे। अब भाजपा पार्टी जाके वहाँ पे अपने में से मुख्य आदमी को बैठा के रखे हुए। अब भाजपा यहाँ पे तय कर रही है कि यहाँ पे रक्षा मंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, ये पूरा का पूरा तय कौन कर रहा है, पार्टी कर रहा है, ना कि मोदी जी तय कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारा लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र रहता तो सारा कंट्रोल मोदी जी के हाथ में रहता। आई बात समझ में। तो यही है, यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब सब जगह राजतंत्र नहीं था, कुछ कुछ जगह लोकतंत्र भी था। और जहां लोकतंत्र था उसे क्या कहते थे, गण या फिर संघ कहते थे। क्या कहते थे, गण या फिर संघ कहते थे। ठीक है। और मुख्य रूप से महाजनपद कितने थे, 16। देखो ये जो 16 महाजनपद है, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है और जैन धर्म के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। कितना कि उस टाइम 16 महाजनपद थे, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ और बोल देता है। ठीक है, कभी ज्यादा बोलता है, कभी कम बोलता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रंथ जो है, जो कि उसी टाइम का है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। और सबसे ज्यादा ताकतवर मगध है। सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है, मगध। सबसे बड़ा भी मगध है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, मगध। सबसे बड़ा महाजनपद कौन है, तो मगध है। ठीक है, मतलब शासन में बस हम लोग इतना देखें, कुछ जगहों पे राजतंत्र था, कुछ जगहों पे लोकतंत्र था। जहां राजतंत्र था वहां मेन राजा था, जहां लोकतंत्र था वहां पे गण या फिर संघ क्या करते थे, इस साम्राज्य को संभालने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग गण और संघ के बारे में। ये दोनों है क्या। ठीक है, तो कुछ सदस्यों के समूह को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। कुछ सदस्यों का समूह, मान लो 10 लोग गए यहाँ से। ठीक है, हम लोग 10 लोग चुन के भेजे, 10 लोग गए। अब यही 10 लोग मिलकर क्या करेंगे, साम्राज्य को संभालेंगे। तो ये जो 10 लोगों का जो समूह है, इसको हम लोग गण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गण बोलेंगे। ठीक है, अगला है कि संगठन और सभा को संघ कहेंगे। जैसे कि अभी हम लोग भारत की बात करें तो हम लोग एक संगठन को चुन के भेजे हैं, बीजेपी को चुन के भेजे हैं, तो उसको हम लोग संघ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संघ। जब लोगों को चुन के भेजेंगे तो उसको गण बोलेंगे, और जब कोई संगठन या कोई सभा को चुन के भेजेंगे तो उसको संघ बोलेंगे। आई बात समझ में। तो यही है मामला यहाँ पे। यहाँ सभा को समान अधिकार दिए गए थे। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग गण में हैं, 10 लोग हैं तो एक को ज्यादा पावर, एक को कम पावर, ऐसा नहीं, सबको सेम सेम पावर दिया गया है। ठीक है, सभा में भी जितने लोग हैं सबको सेम सेम पावर दिया गया, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कोई दिक्कत इसमें। अब जितने लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सबके पास पावर जो है समान है। ऐसा नहीं किसी के पास सबसे ज्यादा पावर, सबके पास सेम सेम पावर है। ठीक है, इसी को गण भी बोलेंगे, इसी को संघ भी बोलेंगे। और ये लोग लोकतंत्र से रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो लोकतंत्र से ये लोग रहते हैं। कोई दिक्कत इसमें। चलो बालिका, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे धर्म ग्रंथ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, धर्म ग्रंथ के बारे में। आखिर ये धर्म ग्रंथ क्या बोलता है यहाँ का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों द्वारा धर्म ग्रंथ का निर्माण किया जाता था। मतलब इस टाइम वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से, गेट अच्छे से लगाओ, वैदिक सभ्यता में
मुख्य रूप से तो यहाँ पे ब्राह्मण थे ही, ठीक है। यहाँ पे फिर महाजनपद में भी ब्राह्मणों का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ का निर्माण कौन करता है? तो ब्राह्मण करता है, ठीक है। और धर्म ग्रंथ क्या करता है? राज्यों का नियम बनाता है। यही धर्म ग्रंथ का जो किताब है वही तय करता है कि राज्य का नियम क्या होगा, कौन गलती करने पे क्या सजा मिलेगा, कैसे पूजा करना है, कैसे पूजा नहीं करना है, किसको ज्यादा अधिकार मिलना है, किसको ज्यादा अधिकार नहीं मिलना है। ये सब तय करने का काम कौन करता है? तो ये सब तय करने का काम कौन करता है? तो धर्म ग्रंथ करता है। कौन करता है? धर्म ग्रंथ करता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो अगला क्या बोल रहा है? देखो, कीड़ा मकोड़ा आ जाता है दिमाग खराब कर देता है इसे। हाँ, वही देख रहे, काम ही नहीं कर रहा है। धर्म ग्रंथों में राज्य के नियम बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? राज्य के नियम बनाए गए थे, ठीक है। शिक्षा और ज्ञान बांटने का कार्य ब्राह्मणों को दिया गया था। जैसे कि हम लोग पढ़े ना, वर्ण व्यवस्था कितने हैं? तो 4 है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके। तो ज्ञान बांटना, शिक्षा देना और पूजा करना, ये सब काम किसका है? तो ब्राह्मण का है, ठीक है। और क्षत्रिय का काम क्या है? केवल राजा बनना। क्या बनना? केवल राजा बनना। उसके बाद वैश्य का काम क्या है? तो आर्थिक व्यवस्था को संभालना। आर्थिक व्यवस्था को कहने का मतलब है कि एक बोलते हैं ना, दुकान खोलना, व्यापार करना, खेती करना, ये सब करना, ये सब क्या है? तो ये सब आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और ये करता कौन है? तो वैश्य वाले लोग करते हैं, ठीक है। और क्षुद्र का काम क्या है? तो इन तीनों वर्णों का सेवा करना, ये किसका काम है? तो क्षुद्र का काम है, ठीक है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं वर्ण व्यवस्था को, ठीक है। और इसमें हम लोग क्यों पढ़े? तो साफ इसमें हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि धर्म ग्रंथ ही तय करता है कि राज्य का नियम क्या होगा। और धर्म ग्रंथ को बनाता कौन है? ब्राह्मण बनाता है। मतलब सब कुछ यहाँ पे ब्राह्मण के कंट्रोल में है, ठीक है। और राजा कौन बनता है? तो क्षत्रिय बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कर वसूली। क्या है बालिका? कर वसूली। कर वसूली में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि आखिर सम्राट लोग, राजा लोग, ये महाजनपद वाले लोग जनता से टैक्स कैसे लेते थे? कैसे लेंगे जनता से टैक्स? तो व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, मतलब ये सब वैश्य है। ये सब क्या है? वैश्य है। तो वैश्यों से कर लिया जाता था, क्योंकि आर्थिक स्थिति को संभालने का काम तो यही लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग से लिया जाता था। लेकिन बहुत से लोग हैं कि जो जंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में। बहुत लोग जो जानवरों को चराते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम घूम के चराते रहते हैं। क्या इन लोग से भी टैक्स लिया जाता है क्या? तो हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है कि इन लोग से हाथी और घोड़े लिए जाते थे टैक्स के रूप में। अरे बस समझ में, तुम घोड़ा दे दो, मेरे इलाके में आए हो, 4 को घोड़ा दे दो, उसके बाद तुम यहाँ पे जितना देर रहना रहो, फिर निकल जाना, ठीक है। 2 महीना के रुको, 2 घोड़ा दे दो हमको, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे इन लोग से टैक्स लिया जाता था, ठीक है। और दूसरे राज्यों पर हमला करके उनकी सेना और संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता था। सुनो, जैसे कि एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, ये क्या कर दिया? इसके ऊपर हमला कर दिया। तो यहाँ की सेना हार गई। जब यहाँ की सेना हार गई तो ये लोग यहाँ के सारे संपत्ति को लूट लेंगे, लेकर आ जाएंगे अपने यहाँ, ठीक है। और वहाँ की सेना को भी ये लोग अपने अंदर ले लेंगे। अब बोले सेना को लेकर क्या करेगा ये लोग अपने अंदर? अब यही सेना उसमें जाएगा, फिर वहां जाके चुपके से अगर मारेगा, पीटेगा। तो ये सब मूवी में होता है। किसमें होता है? मूवी में, कि हम सेना है, कि हमको कोई अपने अंदर ले लिया था, हम उसके अंदर घर जाएंगे और उसी के अंदर घर रह के उन लोग को मारने की कोशिश करेंगे। सब बस फिल्मों में होता है, ठीक है। वास्तव में ये है कि सेना बस अपना घर चलाना चाहती है, क्योंकि वो गरीब होती है। क्या होती है? गरीब होती है। उनको पैसे से मतलब है। अब जब यहाँ का राजा उनको पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ये राजा उसको पैसा देगा। तो वो पैसे के लिए ही काम कर रही है सेना। आई बात समझ में? वो पैसे के लिए ही काम कर रही है। तो ये लोग उसको अपने अंदर में ले लेते हैं। आ जाओ, तुमको पैसा हम देंगे, अब तुम मेरे लिए काम करो। मन किया तो ये वाला भी क्षेत्र अपने अंदर रख लेंगे, नहीं मन किया तो छोड़ देंगे, केवल संपत्ति लूट के आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये लोग पैसा इधर से भी लिया करते थे, दूसरे राज्यों पर कब्जा करके, युद्ध करके, ऐसे करके लिया करते थे, ठीक है। किसानों से क्या था इनका? तो किसानों का जो पैदावार होता है उसका 1/6 भाग ये लोग अपने पास लेते हैं। मान लो किसान एक साल में 6 बोरी चावल पैदा करता है। ऐसा कहना है कि तुम 6 बोरी तो कर लिए, 1 बोरी जो है वह अब राजा को दे दो और 5 बोरी तुम अपने रखो, ठीक है। तो 1/6 भाग ये लोग अपने पास रख लिया करते थे। आई समझ में? लोग का टैक्स का क्या नियम था? कोई दिक्कत इसमें? तो क्या क्या देखें हम लोग इसके टैक्स में? तो पहला क्या है कि व्यापारी और शिल्पकार मतलब जो मूर्ति उर्ति बनाता है, डिजाइन उजाइन देते रहता है, ठीक है, ये लोग से कर लिया जाता था। वनवासी और चरवाहे से शायद हाथी और घोड़े लिए जाते थे। दूसरे राज्य पर हमला करके उनकी सेना और संपत्ति को लूट लिया जाता था। और किसानों से उनके कुल पैदावार का 1/6 भाग ले लिया जाता था टैक्स के रूप में। ऐसे करके इनका साम्राज्य चला करता था। कोई दिक्कत इसमें? चलो बालिका,
अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गई महाजनपद की विशेषता। क्या हो गई? महाजनपद की विशेषता। सब कोई बोलना है, चुप नहीं रहना है। चुप रहने से क्या होता है, ऐसे सुबह सुबह का टाइम है, नींद आता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बोलने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी? मौर्य साम्राज्य। किसकी बात करते हैं? मौर्य साम्राज्य। तो हम तुम लोग को एक कहानी बताए थे कि यहां पे जब उधर से कौन, सिकंदर जब भारत पे हमला किया था तो तक्षशिला, यहां पे गौर करोगे, तक्षशिला कहां है? तो पाकिस्तान में। तक्षशिला कहां है? पाकिस्तान में। तक्षशिला जो है पाकिस्तान में, वो जो कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था अपने टाइम में, ठीक है। वहां पे गुरु हुआ करते थे, उनका नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य। उनका एक और नाम है कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। तो वो आदमी वहां पे रहा करते थे। जब उनको पता चला कि सिकंदर उधर से आ रहा है भारत पे हमला करने के लिए सोचकर, ठीक है, सुन रही ना बालिका क्या बोल रहे हैं? भारत पर हमला करने के सोच के आ रहा है। एक बार गेट को लॉक कर दो, आवाज आता है उधर से, लॉक कर दो। भारत पर सिकंदर जो है वह हमला करने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करता है, सोचता है कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन है हमारे भारत में। तो देखता है कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? मगध। मगध में उस टाइम नंद वंश का शासन हुआ करता था, और नंद वंश में सबसे आखिरी राजा कौन थे? धनानंद। कौन थे? धनानंद। अब धनानंद वहां पे राजगद्दी पे बैठा हुआ था। अब वो सोचे कि सिकंदर को रोकना है, क्योंकि वो आ रहा है उधर से, लूट के भाग जाता हुआ आदमी, हर जगह लूटते लूटते आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो खुद उठ के आता है, कहां? मगध आता है। यहाँ के जो राजा हुआ करते, जो सम्राट हुआ करते, नाम क्या उनका? धनानंद। उनसे मिलता है, बताता है सारी स्थिति कि उधर से आ रहा है, हमला करते, सिकंदर आ रहा है, ऐसे ऐसे, उसको पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना है, उसको रोकिए नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब वो धनानंद सोचता है कि अरे तुम छोटा आदमी, तो हमको सिखाओगे, ठीक है। वो ऐस मौत से रहने वाला आदमी था, ठीक है, तुम हमको सिखाओगे। उसको बेइज्जती करता है अपने भरी सभा में और उसको धक्का देके बाहर निकाल देता है। अब धक्का देने के क्रम में उसका चोटी खुल जाता है। चाणक्य जो है वह ब्राह्मण हुआ करता है, तो वो लोग अपना चोटी नहीं खोलते हैं, ठीक है, तो उसका चोटी खुल जाता है। अब वो गुस्सा में प्रण खा लेता है कि अब हम ये चोटी तभी बांधेंगे जब हम तुमको राजगद्दी से हटाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो घूम घूम के एक इंसान को खोजता है, जिसका नाम है क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसको क्या देता है? युद्ध नीति की शिक्षा देता है, और उसको मतलब तैयार करता है, मतलब एक राजा बनने के लायक उसको बनाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, वो धनानंद को राजगद्दी से हटाता है और मगध साम्राज्य में किसका? मौर्य साम्राज्य का उदय करवा देता है। इसके बारे में बहुत लंबा कहानी हम तुम लोग को बताएंगे, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा इसी में, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग छोड़ते हैं अभी यहीं पे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें हम लोग, तो इसके संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। मगध कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। मुस्कान सुन रही है ना कि मगध कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं, ठीक है। और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। और जब यहाँ पे चंद्रगुप्त का शासन आया, उस टाइम इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। और यह जगह है कहाँ? तो यह जगह बिहार में है। मौर्य साम्राज्य के पीछे, इसके स्थापना के पीछे किसका हाथ था? तो चाणक्य का हाथ था। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उस समय यह साम्राज्य अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मतलब यहां पे समझने की कोशिश करोगे बालिका, ये तो हमारे यहां पाकिस्तान हो गया, ठीक है। यहां देखो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बताए थे ना तुम लोग को कि पाकिस्तान में टोटल कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4। पहला कौन सा है? पंजाब। दूसरा कौन सा है? सिंध पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान, उसमें हरियाणा कहां से घुस जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पहला पड़ता है हमारा पंजाब पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ता है? तो सिंध पड़ता है। क्या पड़ता है? सिंध। और नीचे पड़ता है बलूचिस्तान। क्या पड़ता है? बलूचिस्तान। और नया वाला जो है उन लोग का है आजाद कश्मीर। क्या है? आजाद कश्मीर। पाकिस्तान में टोटल 4 राज्य हैं, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि उस टाइम जो मौर्य साम्राज्य था वो अफगानिस्तान इधर है, अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान पूरा का पूरा ये एरिया मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था, जिसके ऊपर मौर्य लोगों का शासन चल रहा था, ठीक है। और बोल रहा है कि अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया किताब है। अर्थशास्त्र जो है किताब है वह किनके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य द्वारा। वो अर्थशास्त्र नहीं जो अभी हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा अर्थशास्त्र? तो सुनो इधर, जैसे कि बताया ना कि जितने भी नियम है साम्राज्य के वो सभी धर्म ग्रंथों में लिखा जाता था। तो ये जो चाणक्य है वह सारा कुछ लिख चुका था कि हमारे साम्राज्य को चलना कैसे है। और वो उस किताब का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र नाम था। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। किताब का नाम अर्थशास्त्र था। इसमें साम्राज्य को कैसे चलाना है वो सब नियमों को लिखा गया था, ठीक है। और लिखने वाला
वाला कौन था? तो चाणक्य था। चाणक्य को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बताओ ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इन्हीं का बेटा आता है, राजगद्दी पे बैठता है। जब इनका उम्र हो जाता है तो ये बुढ़े होने के क्रम में लास्ट में ये राजगद्दी को छोड़कर ये जैन धर्म को अपना लेते हैं, और जैन धर्म को अपनाने के बाद ये क्या हो जाते हैं? दक्षिण भारत की ओर पलायन कर जाते हैं, और राजगद्दी को संभालता है इन्हीं का बेटा जिसका नाम है बिंदुसार। क्या है? ना कि बिंबिसार। बिंबिसार जो है वह क्या है? तो मगध साम्राज्य का मगध हर्यंक वंश से है, और ये मगध महाजनपद का क्या था? संस्थापक था। हम लोग यहाँ बात करें बिंदुसार, किसका? बिंदुसार का। अब ये बिंदुसार है कौन? तो कौन है ये? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। और बिंदुसार का बेटा कौन आता है? अशोक आता है। कौन आता है? अशोक आता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बात था। तो बताओ इस पेज में कोई दिक्कत किसी को? इजी है ना, इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आखिर मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलो इतना सारा कुछ हम लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं? कहाँ से पता चला कि मौर्य साम्राज्य में राजा ये, तो राजा वो, ये महान, वो महान, ऐसे युद्ध कैसे हम लोग को पता चला मौर्य साम्राज्य के बारे में? तो देखो इसके पीछे कहानी है साहित्यिक स्रोत की। बहुत जगह चीज़ ऐसा यहाँ पे लिखने को मतलब लिखा हुआ हम लोग को मिला है, जिससे हम लोग इसकी जानकारी ले चुके हैं। उसके बाद चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे भी हम लोग को जानकारी देखने को मिलता है। तुम लोग अब सर्च करके आओगे कि ये जो अर्थशास्त्र है ये कौन से भाषा में लिखा गया है। कल हमको बताओगे सब सर्च करके कि अर्थशास्त्र को कौन से भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ठीक है, कल क्लियर करके तुम लोग बोलोगे। ठीक है, तो अब बताओ मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है हम लोग को? तो साहित्यिक स्रोत से मिलती है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से मिलती है, और यूनानी यहाँ पे एक राजदूत आया था, बताए थे ना, सिकंदर जब यहाँ से भाग गया था वापस बिना युद्ध किए। ठीक है, तो अपना एक मेगास्थनीज, ठीक है, एक अपना सेनापति को जिस मतलब अफगानिस्तान वाले एरिया में छोड़ के गया था, जाओ यहाँ पे तुम कंट्रोल करो। तो अब मेगास्थनीज बार बार सोच रहा था भारत के ऊपर हमला करने का। ठीक है, तो एक बार किया तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको क्या कर दिया? हरा दिया, और यहाँ पे बोला कि आप अपनी बेटी से मेरा क्या कर दो? ब्याह कर दो। ठीक है, तो हम लोग का रिश्ता बन जाएगा और हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। तो ये सब मैटर आ गया, अब शादी हो गया। अब जब उनकी बीवी यहाँ भारत आई तो वो अपने साथ एक राजदूत को भी लेकर आई, और उस राजदूत का नाम क्या था? तो उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज, जो कि उनकी बीवी के साथ आया था। और जब ये भारत आया तो इसके द्वारा लिखा गया किताब में भी बहुत सारे कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। बताओ मेगास्थनीज कौन सा किताब लिखा था? इंडिका। क्या लिखा था? इंडिका। इसमें वो मौर्य साम्राज्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम लोग को दिलाता है। ठीक है, उसके बाद विशाखा दत्त द्वारा जो रचित है मुद्रा राक्षस, इसमें भी हम लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया धर्मशास्त्र में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और मौर्य काल में बनाए गए भवन और स्तूप बहुत सारा था। मौर्य काल में बहुत सारे यहाँ पे भवनों का निर्माण किया गया है, उससे भी हम लोग को उसके बारे में जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था और कैसा नहीं था। ठीक है, और मौर्यकालीन मृदभांड पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख। देखो मौर्य काल में क्या था? मृदभांड और पत्थर, ये सब पर बहुत सारा लेख लिखा गया था। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे बड़ा सा पत्थर है उसके ऊपर कुछ लिखवा देते हैं, तो ये सब लेख की वजह से इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग को मिलता है, तब जाके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 5 नंबर में आ सकता है कि बताइए कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हम लोग को कैसे मिलती है, इसका स्रोत क्या है? तो पहला स्रोत क्या है? सबको बोले कि पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत। दूसरा स्रोत क्या है? चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। तीसरा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी जानकारी। तीसरा विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा। उसके बाद ब्राह्मणों द्वारा लिखित धर्मशास्त्र। उसके बाद मौर्य काल में बनाए गए भवन और स्तूप। उसके बाद मौर्यकालीन मृदभांड पत्थर पर लिखे गए अभिलेख। ये सबसे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत इसमें? चलो बालिका, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कि यहाँ पे राजा लोग कैसा हुआ करता था, शासन कैसे चलाता था। आई बात समझ में? शासन की बात करते हैं, अब भी नहीं, अभी बस थोड़ा सा पेज और इसमें बचा हुआ, बस खत्म होने के कगार पे ही है ये। ठीक है, चलो बताओ प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनीय व्यवस्था। अब ये क्या प्रशासनीय व्यवस्था? तो इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा है? केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। बात करें जैसे कि अगर हम लोग बोले ना भारत से लिंक करके देखते हैं, इस महाजनपद को भारत से लिंक करेंगे तो बताओ पूरे भारत को संभालने के लिए कौन है? दिल्ली। और उसको संभालते कौन है? मोदी जी, जो कि प्रधानमंत्री है, मतलब वो राजा है। ठीक है, और प्रांतीय को हम लोग समझते हैं राज्य से, इसको संभालता कौन है? तो
मुख्यमंत्री, जिसको यहाँ पे लोग कुमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुमार। और स्थानीय को समझते हैं हम लोग किससे, मुखिया से। किससे समझते हैं, मुखिया से। मुखिया क्या पड़ जाता है यहाँ पे, स्थानीय पड़ जाता है। तो ऐसे करके ये लोग भी 3 भागों में बांट के रखा है। कौन कौन सा, पहला क्या है, पहला केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन, तीसरा स्थानीय शासन। केंद्रीय शासन का मेन आदमी कौन है, राजा। प्रांतीय शासन का मेन कौन है, कुमार। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बात करें केंद्रीय शासन की, तो यह संपूर्ण राज्य को नियंत्रित करता है। क्यों नहीं करेगा, आखिर मोदी जी पूरे भारत को नियंत्रित कर रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, संपूर्ण राज्य को नियंत्रित कर रहा है। यह न्यायाधीश का भी कार्य करता है। देखो, अगर हमारे यहाँ बात करें तो न्याय सुनाने का काम, ठीक है, कौन करता है, तो कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, ये सब करता है। लेकिन उस टाइम में नहीं, राजा ही सब कुछ है। किसी को न्याय देना है तो राजा देगा, कोर्ट वोट कुछ हुआ नहीं करता था। मतलब राजपाट भी राजा संभालेगा, न्याय भी राजा देगा। मतलब न्याय सुनाने का भी काम किसका था, राजा का था। मतलब राज्य का बागडोर इसी के हाथों में हुआ करता था। किसके हाथों में, राजा के हाथों में हुआ करता था। उसके बाद स्थानीय शासन, इसमें क्या है, तो इसका वर्णन पाटलिपुत्र में भी किया गया है। कहाँ किया गया है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में भी देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र जो है वो क्या था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ कुल 6 समितियां थी जो पाटलिपुत्र को संभालते थे। कितने, पाटलिपुत्र को संभालने के लिए कितनी, 6 समिति थी। और हर समिति में 5-5 अधिकारी हुआ करते थे। बताओ टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। और हर एक को संभालने के लिए कितने होंगे, तो 5 5 5 5 5 5। अब बताओ टोटल कितना हो गया, 30। अब बताओ टोटल 30 अधिकारी हैं जो कि किसको संभालेंगे, तो पाटलिपुत्र को संभालेंगे, जो कि वहां की राजधानी हुआ करती थी। राजधानी को संभालने के लिए कौन आ गया है, तो यहाँ पे समितियां आ गई है। और उस टोटल समिति कितनी है, तो 6 समिति है। और हर एक समिति में कितने लोग हैं, 5-5 लोग हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, स्थानीय शासन में कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया बालिका, दिक्कत होगा तो भी नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ चलो देखो अगला क्या है, अब बात करते हैं हम लोग प्रांतीय शासन। क्या देखते हैं हम लोग, प्रांतीय शासन। यहाँ पे गौर करो, हम यहाँ पे स्थानीय शासन ऊपर लिख दिए हैं, प्रांतीय शासन नीचे लिख दिए हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है यह पूरे के पूरे राज्य को संभालने के लिए है। ये जो है यह राजधानी को संभालने के लिए है। और यह जो है वह किसको संभालने के लिए है, तो राज्यों को संभालने के लिए है। अगर पूरा का पूरा मान लो साम्राज्य इतना बड़ा है तो राजधानी इतना यहाँ होगा, तो इस राजधानी को संभालने के लिए स्थानीय शासन, पूरा का पूरा राज्य को संभालने के लिए केंद्रीय शासन, और इसमें जो छोटा छोटा प्रांतीय है इसको संभालने के लिए कौन, प्रांतीय शासन। यहां पे ये आ रहा है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम लोग किसका, प्रांतीय शासन का। तो प्रांतीय शासन का मेन लीडर कौन हुआ करता है, कुमार हुआ करता है। मौर्य साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया, छोटे छोटे प्रांतों में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया। छोटे छोटे प्रांत में इसको विभाजित किया, मतलब छोटे छोटे भाग में इसको बांट बांट के रखा गया है। ठीक है, प्रांत को कुमार द्वारा संभाला जाता है। जैसे इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको छोटा छोटा भाग में इसको बांट दिया गया है। हर एक प्रांत को यहाँ पे संभालने के लिए एक एक कुमार दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, यहाँ पे एक एक कुमार दे दिया गया है। और कुमार की सहायता से अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें महापात्र कहा जाता था। अब कुमार यहाँ पे आ गया, राजगद्दी पे बैठ गया एक प्रांत को संभालने के लिए, मतलब झारखंड को संभालने के लिए। अब वो क्या करेगा, कुमार छोटे छोटे अधिकारियों को नियुक्त करेगा। क्यों करेगा, ताकि यहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छा से चल सके। और उन अधिकारियों को क्या बोलेगा, तो महापात्र बोलेगा। क्या बोलेगा, महापात्र। यहां पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बताओ महापात्रों की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रांतों के कुमार। कौन करते हैं, तो प्रांतों के कुमार क्या करते हैं, किनकी नियुक्ति, तो महापात्रों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ताकि प्रांत में शासन व्यवस्था अच्छा से चल सके। कोई दिक्कत इस पेज में, थोड़ा सा उटपटांग था, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। बताओ पूरे के पूरे यहाँ पे साम्राज्य को संभालने का कोशिश कौन कर रहा है, तो केंद्रीय। मेन कौन है, राजा। न्याय सुनाने का काम कौन करेगा, राजा। और यहाँ पे राजधानी को संभालता कौन है, स्थानीय शासन। टोटल कितनी समिति है इसमें, तो 6 समिति है। और हर एक समिति में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। टोटल कितने हो गए, 30 लोग हो गए। अब प्रांतीय शासन को संभालने के लिए कौन है, कुमार। और कुमार किसकी नियुक्ति करता है, तो महापात्र की नियुक्ति करता है। कोई दिक्कत इसमें, चलो ठीक। अगला है सैन्य व्यवस्था। क्या है, सैन्य व्यवस्था। यहाँ पे आखिर सेना कैसे थी,
सेना को ये लोग कैसे रखा करते थे। ऐसा नहीं सेना मिल के विरोध कर दे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि 1857 की क्रांति में देखने को मिला था। तो यहाँ की सेना बहुत भयानक थी। क्या थी? तो पहला है कि विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मगध साम्राज्य में विशाल सेना थी। इतनी सेना थी यहाँ पे, इतनी सेना थी कि हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा भी तो है, सबसे ताकतवर भी तो है, सब कुछ है इसके पास, तो सेना को भी ये क्या करेगा? सबसे ज्यादा करके रखेगा। बोल रहा है कि इसकी व्यवस्था करने के लिए 30 लोगों की 6 समितियां बनाई गई थी। बताओ, यहां भी 6 समिति देखने को मिल रहा है। जैसे कि राजधानी को संभालने के लिए कितनी समिति थी? 6। तो यहां भी 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी? 6 समिति देखने को मिलती है, ठीक है। और प्रत्येक समिति में कितने कितने सदस्य हैं? तो 5 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल कितने हो गए? अब 30। अब 30 लोग मिलकर यहां पे सेना को संभाल रहा है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी समिति है। तो पांचों समिति का अगर हम लोग कार्य की बात करें तो पांचों समिति में पहला समिति जो है उसमें क्या है? तो पैदल चलने वाली सेना है। दूसरा समिति में क्या है? तो घुड़सवार सैनिक है, घोड़ा पे चलने वाला सेना है। तीसरी में क्या है? तो नाव में चलने वाले सैनिक लोग हैं। चौथा में क्या है? रथ पर चलने वाला सैनिक है। पांचवा में हाथी पर चलने वाला सैनिक है। और छठा में क्या है? तो छठा में हथियार ढोना, भोजन पानी ढोना, ये सब का व्यवस्था करने वाले यहाँ पे सैनिक लोग हैं। टोटल कितनी समिति है? 6 समिति है। अब मान लो हम राजा हैं, हमको कोई साम्राज्य पे, कोई राज्य पे युद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन पांचों समिति को बुलाएंगे। पांचों समिति को क्या करेंगे? अपने पास बुलाएंगे, ठीक है। अब 5 समिति इसका आ गया, 5-5 लोग सब में है, सॉरी 6 समिति को बुलाएंगे, सभी में 5-5 को सबको बुला के बैठा दिए। हम बोल दिए कि हमको उस राज्य पे युद्ध करना है, तो इसके लिए हमको सेना चाहिए। तो पूछेगा कि सेना चाहिए? हाँ, हम लोग रेडी हैं सेना देने के लिए। अब यहाँ पे पैदल चलने वाला बोलेगा कि हम चलिए, हम आपको मात्र देते हैं कितना? 20,000 पैदल चलने वाला सेना देते हैं। चलिए ठीक, हम दे दिए। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा क्या है? घोड़ा पर चलने वाला बोला हम आपको 5,000 दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे पास कितना? 5,000 एक्टिव है, आपको दे देंगे तो बाकी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा, ताकि सुरक्षा को भी तो देखना है। तीसरा नाव वाला बोला कि हम आपको 1,000 दे रहे हैं ताकि आप उधर से हमला कीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या बोला? रथ वाला बोल रहा है कि राजा लोग कितने जाइएगा आप लोग, आखिर आपके वंश से कितने लोग युद्ध करने के लिए जाइएगा? तो बोला कि 10 लोग 12 लोग, चलिए हम आपको 20 गो रथ दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे डील हो गया। उसके बाद 5वीं समिति का काम क्या है? हम हाथी दे रहे हैं, हाथी, चलिए हम आपके पास 100 गो हाथी दे देते हैं, ठीक है। ऐसे करके 5वीं समिति का काम हो गया। अब छठा जो है, अब बोलेगा बताइए टोटल कितने लोग हुए, कितना दिन का युद्ध होगा, अनुमान लगाएगा। अब ये बोलेगा चलिए हम आपको 20,000 सेना देते हैं या 10,000 सेना देते हैं। और हम 10,000 सेना क्यों देते हैं? खाना ढोने के लिए देते हैं, युद्ध करने के लिए नहीं देते हैं। इन लोगों का मेन काम क्या है? खाना ढोना। जरूरत पड़ेगा तो जाके ये लोग युद्ध करेगा, नहीं तो इन लोग का काम है खाना ढोना, खाना बनाना, सब कुछ व्यवस्था करना, टेंट लगाना, ये सब काम इन लोग का है। आई बात समझ में? तो ऐसे करके यहाँ पे युद्ध नीति की जाती थी, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से 6 लाख कितने थे? पैदल चलने वाले, 30,000 कितने थे? घुड़सवारी, और 9,000 क्या थे? हाथी, और 8,000 कितने थे? ये रथ वाले। इनकी सेना में इतने लोग थे। 6 लाख लोग पैदल चलने वाली सेना थी, 30,000 घुड़सवार वाले लोग थे, 9,000 इनके पास हाथी का व्यवस्था था, और 8,000 इनके पास रथ का व्यवस्था था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आखिर ये लोग सैन्य व्यवस्था क्या था इनका? तो सबसे बड़ा सैन्य व्यवस्था था, मतलब सबसे ज्यादा सेना इन्हीं के पास थी। इसको संभालने के लोग 30 लोगों का समूह बनाए थे, 6 समितियां थी, और हर एक समिति में 5-5 लोग हुआ करते थे। आगे बढ़े, अगला देखो न्यायिक व्यवस्था। इन लोग के यहाँ कुछ कांड हो जाए तो इसके लिए न्याय कैसे देंगे लोग? तो न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों को न्याय कैसे देना है, तो इसके लिए यहाँ पे सारा बागडोर किसके हाथ में रहेगा? राजा। किसी को न्याय देना है, राजा। कोई भी जजमेंट सुनाना हो तो उसके लिए मेन आदमी कौन है? राजा। राजा बोल दिया हाँ तो हाँ, ना तो ना, सब कुछ यहाँ पे राजा है। राजा के सिवा यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, जो कौटिल्य जी है जो किताब लिखे अर्थशास्त्र, उसमें देखने को मिला है यहाँ पे टोटल 18 प्रकार का दंड दिया जाता था। कितना प्रकार का? 18 प्रकार का, ठीक है। और जितने भी दंड थे यहाँ पे सब कठोर कठोर थे, ठीक है। बोल दिया कि सबके सामने आंख फोड़ दिया जाएगा, सबके सामने हाथ काट दिया जाएगा, सबके सामने फांसी दे दिया जाएगा, ठीक है। जो भी दंड देना है सबके सामने दो, रूम में नहीं देना है, क्योंकि सबके सामने दंड देने से क्या होता है? 1000 में खौफ
आता है, ठीक है, 1000 लोगों में डर बन जाता है। तो वही कठोर दंड होने के कारण से यहाँ पे अपराध बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर का था न्यायिक व्यवस्था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार टोटल 18 प्रकार के यहाँ पे दंड दिए जाते थे। अब यहाँ पे मार्ग व्यवस्था की बात करें, सड़क की बात करें, तो लोग आते जाते कैसे थे? तो देखो, आने जाने के लिए समुद्री एवं जमीनी दोनों मार्गों का ये लोग प्रयोग किया करते थे। जमीन तो सबको प्रयोग करता है आने जाने के लिए, ये लोग समुद्र का भी प्रयोग किया करता था, नाव से भी आता जाता था ये लोग, ठीक है। उसके बाद एक विशाल सड़क तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक बनाई गई थी। तक्षशिला क्यों? अरे तक्षशिला से ही तो कौन थे यहाँ पे? चाणक्य वहीं से थे ना, और पाटलिपुत्र में आके यहाँ पे अपना वो साम्राज्य बनाए थे। तो वहां से यहाँ तक एक बहुत बड़ा सड़क बनाया गया था। तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ऐसे करके बहुत बड़ा ये सड़क बनाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो ये पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक एक बहुत बड़ा यहाँ पे सड़क बनाया गया था, ठीक है। और अन्य छोटी छोटी सड़कों राज्यों को अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ती थी। मतलब बहुत सारा यहाँ पे एक छोटा छोटा सड़क था जो कि बहुत सारे राज्यों को क्या करता था? आपस में जोड़ता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में देखे थे रोड के बारे में, तो समझ जाए नॉर्मल सा रोड है, ठीक है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। अगला, दूरी बताने के लिए सड़कों पर पत्थर लगे होते थे। जैसे कि यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है कि अभी तक 2 मील हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 4 मील हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 6 मील हुआ है। टोटल दूरी बताने के लिए, जैसे कि अभी देखते हैं ना हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वैसे ही वहाँ पे पहले मील में लिखा रहता था। 10 मील 20 मील 30 मील ऐसे करके दूरी बताने के लिए पत्थरों पर लिखा हुआ रहता था, ठीक है। और सड़कों के किनारे धर्मशाला और पानी पीने की व्यवस्था हुआ करती थी। ये जो सड़क है यहाँ पे धर्मशाला खुला हुआ है ताकि लोग यहाँ पे आएंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, ठीक है। पैसा दे के भी हो सके तो फ्री में भी बहुत सारा व्यवस्था था। पानी पीने का भी व्यवस्था था, रहने का भी व्यवस्था था, सारा कुछ यहाँ पे सड़कों के किनारे व्यवस्था था। और कुछ वैसी बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? तो मौर्य साम्राज्य में प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र, 5 केंद्र है जो कि पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य को संभालने का कोशिश करता है। तो वो कौन कौन सा है? तो सबको बोलोगे, पहला क्या है? पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, तोसली, उसके बाद स्वर्णगिरी। ये 5 जगह है जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सम्राट अशोक की। किसकी बात करते हैं हम लोग? सम्राट अशोक की बात करते हैं, ठीक है। मात्र 2-3 स्लाइड और रुका हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? स्वाहा। क्या हो जाएगा? स्वाहा। बात करें सम्राट अशोक की, तो बताओ इनके पापा जी का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के पापा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। तो बिंदुसार और क्या लिखा हुआ है? शुभदागरी। शुभदागरी का पुत्र हुआ कौन करते थे? सम्राट अशोक हुआ करते थे। यह मौर्य साम्राज्य का दूसरा सबसे प्रभावशाली राजा हुआ करता था। पहला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा कौन है? तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ताकतवर का बात कर रहा है, प्रभावशाली, तो दूसरे नंबर पे ये आते हैं, ठीक है। ये इंसान क्या करता है? जहां भी युद्ध के लिए जाता है हर जगह जीत जाता है, कहीं हारता नहीं है। और बहुत अपना साम्राज्य को इतना दूर तक फैलाया कि कहना नहीं, बहुत दूर तक फैलाया। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया, बिंदुसार नहीं फैलाया, जहां तक था वहीं तक रखा और उसको मजबूत किया, ठीक है। और ये आया तो अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा फैलाया। अब साम्राज्य को फैलाने के चक्कर में ये क्या करता है? उड़ीसा में एक जगह पड़ता है, उड़ीसा में यहाँ पे एक जगह पड़ता है, वहां पे हमला कर देता है। और उस जगह का नाम क्या है? कलिंग। क्या है? कलिंग। कलिंग में ये जाके हमला कर देता है। तो कलिंग का युद्ध कब होता है? तो 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसका आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोक कोई युद्ध नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? हार गया था क्या इसमें? नहीं। तो अशोक जीत गया, लेकिन ये अपने आंखों से देखा कि हमारे लोग, बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, कलिंग वाले लोग भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए हैं। तो ये मरे हुए लोगों को देख के बेचारा का हृदय परिवर्तन हो गया। अब ये सोच लिया कि आज से मेरा युद्ध बंद। अब युद्ध बंद करने के बाद ये धीरे धीरे क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को। और एक अपना अलग से नियम लाया जिसको धम्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धम्म। ये धम्म में क्या बताता है? धम्म में बोलता है कि किसी को खुश रहना है, ठीक है, खुश रहना है, लालच नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम मेरे धम्म को मानो, मेरे नियमों को मानोगे तो तुम खुश रहोगे, ठीक है। ये इसका जो धम्म है वह बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है, इसका अपना नियम है, ठीक है। अब अपना नियम के चक्कर में बोलता है बौद्ध धर्म अच्छा है, उसको मान लो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे करके आदमी थोड़ा सा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी स्टार्ट कर देता है। तो क्या क्या लिखा हुआ इसमें? अशोक इस युद्ध को जीत जाने के बाद भी, इस युद्ध को क्यों जीतना चाह रहा था अशोक? ताकि पूर्वी क्षेत्रों पर क्या कर सके? कब्जा कर सके। ये वाला क्षेत्र पे क्या कर सके? यह कब्जा कर सके। क्यों कर सके? ताकि इधर से व्यापार और देशों के साथ अच्छा से हो सके। इसलिए यह इसको क्या करना चाहता था? तो यह इसको जीतना चाहता था। गेट लॉक कर दो, ठीक है। और
उसके बाद देखते हैं इस युद्ध में अशोक की विजय हुई, लेकिन इतने सारे लोगों की मृत्यु को देखकर वह अपने आप को जिम्मेदार मान लिया और युद्ध से पीछे हट गया। मतलब युद्ध करना ही वो क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और एक धम्म की रचना की। कोई दिक्कत इसके पेज में? बताओ, सम्राट अशोक के पापा और मम्मी का नाम क्या है? तो बिंदुसार और सुबदागरी। ठीक है, उसके बाद यह दूसरा सबसे ताकतवर था। कलिंग के युद्ध में हिस्सा लिया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, जो कि उड़ीसा में स्थित है कलिंग। ठीक है, उसके बाद ये युद्ध को जीत जाता है। क्यों जीतता है? ताकतवर था इसलिए जीतता है, लेकिन बेचारा यहाँ पे अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, क्योंकि इसी के वजह से लोगों की जान गई थी। अब इसके वजह से बेचारा बौद्ध धर्म को अपना लेता है और एक धम्म की रचना करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अशोक के धम्म की। किसकी बात करेंगे हम लोग? अशोक के धम्म की। अशोक का धम्म क्या है? ठीक है, तो अशोक का धम्म, यह कोई धर्म नहीं है, धम्म है, यह कोई धर्म नहीं है। इसमें कुछ नियमों को रखा गया है जिससे खुशहाल जिंदगी जिया जा सके। ठीक है, इसमें बस नियम लिखे गए हैं, ये करो वो करोगे तो तुम खुश रहोगे। ये कोई धर्म नहीं है, धम्म से धर्म को नहीं जोड़ना है। ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए महामत नाम का पद नियुक्त किया गया। एक पोस्ट ला दिया कि ठीक है, हम एक वैकेंसी लाते हैं महामत। इसका काम क्या है? तो धर्म का, इस धम्म का प्रचार करना, अशोक के धम्म का प्रचार करना। इसके लिए एग्जाम लिया, फिर जो जीत के आए, जो फर्स्ट करके आए, ठीक है, उनको महामत कहा गया। क्या कहा गया? महामत। इनका काम क्या था? तो धम्म का प्रचार करना। क्या करना? धम्म का प्रचार करना। महामत लोग अगल बगल क्षेत्र में जाकर धम्म का क्या करते थे? प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है, अब इसी के वजह से अपने बेटा बेटी को कहां भेज दिया था? श्रीलंका। आज श्रीलंका की बात करें, देखो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहां हुई है? तो नेपाल से लेके बिहार, यूपी, यहीं तक ये सीमित था। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। नेपाल कहाँ है? यहाँ पे। ये अपने बाल बच्चा को भेज दिया, जाओ वहाँ पे प्रचार प्रसार करके आओ तुम लोग। इसके वजह से वहाँ पे कितना, तो 70% से अधिक लोग वहाँ पे बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को वहाँ पे 70% से अधिक लोग वहाँ पे बौद्ध धर्म को मानता है। ठीक है, तो ये किसका देन है? तो अशोक का ही देन है कि बौद्ध धर्म को यहाँ पे ज़्यादा फैलवा दिया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि अशोक का धम्म में क्या क्या नियम था? तो अपने से बड़ों का क्या करना? सम्मान करना। दूसरा क्या था? सेवकों के प्रति दयावान होना। जो भी नौकर चाकर रखते हैं ना, उसके प्रति क्या रहो? दयावान रहो। ऐसा नहीं गुस्से में बात किया करो, ऐसे बात किया करो, एकदम प्यार से बात किया करो। अहिंसा को अपनाओ, अहिंसा को अपनाओ, हिंसा मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। सभी धर्मों का क्या करो? सम्मान करो। ठीक है, विद्वानों और ब्राह्मणों का क्या करो? सम्मान करो। ठीक है, उनके साथ इज्जत दो, उनको, वो लोग महान लोग हैं, होशियार लोग हैं, इज्जत दो। और अपने से छोटे लोगों को क्या करो? आदर करो। बड़ों का सम्मान करो, छोटों को आदर करो, और पाप रहित जीवन व्यतीत करो। पाप मत किया करो। ठीक है, उसके बाद दान करना सीख जाओ। ठीक है, उसके बाद जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, विवाह हो गया, व्रत हो गया, ये सब में बहुत सारा रीति रिवाज है। क्या कि शादी कर रहे हैं तो इतना खर्चा है, ये है, भगवान को ऐसे पूजा करो, वैसे, ये सब छोड़ दो। क्या कर रहे हो सब? ये सब बेकार चीज है, और ये सब का त्याग करो, रीति रिवाज का त्याग करो। अब बताओ, ये सारा रीति रिवाज किस में था? तो हिंदू धर्म में। किस में था? तो हिंदू धर्म में। ठीक है, अब ये इंसान बोल रहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करो, तो कहाँ सम्मान करने के लिए बोल रहा है ये? आए बात समझ में? सभी धर्मों का सम्मान कहाँ कर रहा है? जब हिंदू धर्म के साथ वैसे भेदभाव कर रहा है, बोल रहा है कि जन्म होता है तो उत्सव मत मनाओ, मृत्यु होता है तो उसका अंतिम संस्कार में जो उतना नियम करते हैं वो सब मत करो, तो वो सब हिंदू धर्म का एक पार्ट है। अब उसका बोल रहा है वो सब मत करो, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करो। ये तो एक साइड वाला बात हो गया, मतलब भेदभाव वाला हो गया। मतलब ये समझो कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है और वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक धम्म को लाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अभिलेख। क्या आता है? अभिलेख। अभिलेख में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो अभिलेख अभी हम लोग देखे थे ना कि क्या बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य की जितनी भी जानकारी है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो बहुत जगह अभिलेख लिखा गया। गेट को लगा दो। बहुत सारा जानकारी कहाँ देखने को मिलता है? तो अभिलेखों में देखने को मिलता है। आखिर ये अभिलेख है क्या? तो अभिलेख क्या है? तो किसी पत्थर, मिट्टी के बर्तन या धातु पर
कोड़े हुए लिखे लेख को क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। खोद खोद के, कोई पत्थर हो गया, कोई मिट्टी का बर्तन हो गया, कोई लोहा धातु उतु हो गया, उसके ऊपर खोद के जो लेख लिखा रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, अशोक ने अपने शासन काल के दौरान बहुत से अभिलेखों की रचना करवाई थी। इतना लेख लिखवाया, अरे मोदी जी से उनको रिलेट करो। मोदी जी को देखो, तुम लोग हर चीज में तुम लोग मोदी जी का फोटो देखोगे। राशन वाला जो चावल का बोरा आता है उसमें भी मोदी जी। ठीक है, हर एक जगह मोदी जी अपने बारे में लिखवा के फोटो छपवा के लोगों के दिमाग में घुस गए। मोदी जी तो मोदी जी, अब कोई बीजेपी ना बोल के मोदी जी बोलता है। सबसे बड़ा मोदी जी, भगवान मोदी जी, जय हो मोदी जी ना। हाँ, ठीक है, तो यही काम ये भी करता था। अशोक क्या करता था? इतना ज्यादा अभिलेख लिखवाया और अपने कार्यों को लिखवाया कि हम ये तो हम वो ऐसे करके लिखवाना ये लोग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अशोक के अभिलेख में ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। याद रखोगे, बताओ अशोक का अभिलेख में कौन से भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। कुछ अभिलेख में धर्म का भी प्रचार किया गया था। यहाँ पे धम्म होना चाहिए कि ना कि धर्म। ठीक है, बहुत सारा अभिलेख देखने को मिलता है हम लोग को जहाँ पे धम्म का प्रचार किया गया था। धम्म का, अशोक का जो नियम था ना, धम्म वाला नियम, उसका प्रचार देखने को मिलता है। अशोक का मतलब बहुत सारा खुदवा के वो रखा था। ठीक है, इस ब्राह्मणी लिपि का अर्थ जेम्स, क्या लिखा हुआ है? प्रिंसेप था ना यहाँ पे, जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1838 में निकाला गया। 1838 में क्या गया था? इसको निकाला गया था जेम्स प्रिंसेप जो है कि एक अंग्रेजी अधिकारी है ये। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, 1838 में क्या करते हैं? ये ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन करते हैं और उसका मतलब निकालते हैं। ठीक है, तभी जाके हम लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। इससे पहले उतना जानकारी हम लोग को नहीं था। ठीक है, ये जेम्स प्रिंसेप का ही यहाँ पे देन है। ठीक है, अब बात करें अभिलेखों की, तो इसके अभिलेखों को कितने भागों में बांट के रखा गया है? 4 भागों में। पहला क्या है? तो वृहद अभिलेख। दूसरा क्या है? लघु अभिलेख। उसके बाद स्तंभ लेख। उसके बाद गुफा लेख। इसके बारे में हम समझाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। पहला क्या है यहाँ पे? तो पहला है वृहद अभिलेख। वृहद अभिलेख का मतलब बड़े अच्छा, मतलब बहुत बड़ा चीज पे लिखा जाए उसको बोलेंगे वृहद अभिलेख। अब दूसरा है लघु शिलालेख। छोटे छोटे चीजों पे जब लिखा जाए तो उसको बोलेंगे लघु अभिलेख या लघु शिलालेख। ठीक है, स्तंभ लेख का मतलब होता है पिलर जानते हो ना, पिलर के ऊपर खोद के लिखवा दिया जाए तो उसको बोलेंगे स्तंभ लेख। गुफा लेख का मतलब बहुत सारे गुफाओं में जाके लिखा दिया जाए तो उसको बोलेंगे गुफा लेख। तो बताओ इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या देखे? तो पहला टॉपिक क्या था कि जहां भी खोद के लिखा गया हो उसको बोलेंगे अभिलेख। ठीक है, अशोक अपने शासनकाल में बहुत सारे अभिलेखों की रचना करता है और उनका अभिलेख 2 भाषा में होता है। कौन कौन सा? ब्राह्मणी और खरोष्ठी। और वो अपने धर्म का भी प्रचार करता है। और साथ में ब्राह्मणी लिपि की खोज किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप। कब किए थे? 1838 में किए थे बस, और बाकी इसमें कोई काम का वैसा नहीं है। इसे लिखने के लिए बहुत कम आता है, ऑब्जेक्टिव इसमें ज्यादा आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब जो मौर्य साम्राज्य का पतन होने का कारण क्या है? तो सम्राट अशोक। क्या है? अशोक भले सबसे ज्यादा ताकतवर था लेकिन सबसे बड़ी गलती भी इसी की थी। अब बताओ, जब ये राजगद्दी पे बैठा है, जब तुम राजा बना है तो तुमको राजपाट संभालने के लिए सेना रखना होगा, सेना को युद्ध सिखाना पड़ेगा, सेना को मजबूत करना पड़ेगा, हो सके तो बगल में युद्ध के लिए जाना पड़ेगा, उसके सोचने से पहले तुमको युद्ध कर देना पड़ेगा। अब ये बोलता है हम युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, इससे पहले ये इतना ताकतवर था, इतना युद्ध किया था, इतना जीता था कि अगल बगल वाले लोग खौफ से डरते थे, अशोक के नाम से डरते थे, मौर्य साम्राज्य के नाम से डरते थे। ठीक है, लेकिन ये आदमी इतना शांत हो गया उसके बाद जाके, तब पर भी लोगों का खौफ जिंदा था। ठीक है, लेकिन जब इसके मर जाने के बाद इसका बाल बच्चा जब राजगद्दी पे आया तो लोगों का खौफ मिट गया। अब मिट तो गया लोगों का खौफ, अब लोग इसके ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए। तब तक ये बहुत कमजोर हो चुका था। क्यों कमजोर हो चुका था? क्योंकि ये लोग अपना जितना भी संपत्ति है उसको सेना पर खर्च करने के छोड़ के अपने धर्म को प्रचार करने में लगा दिया, अपनी जनता को खुश करने में लगा दिया। ठीक है, लोक कल्याण करने में लगा दिया और सेना को मजबूत नहीं कर पाया। ठीक है, पहला ये था इसका कि ये लोग अपने आप को मजबूत नहीं कर पाया। दूसरा क्या था इसका कि ये लोग आपस में भिड़ते चले गए, हम राजा बनेंगे तो हम राजा, हम राजा बनेंगे तो हम राजा, जिसकी वजह से इन लोग आपस में लड़ते रह गए राजा बनने के चक्कर में। ठीक है, और जितने भी राजा बने सब कमजोर कमजोर राजा बने, कोई ताकतवर राजा नहीं बना। ठीक है, और ब्राह्मण लोग इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भारत में तो ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, हिंदुओं की संख्या ज्यादा था। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर रहा था इसका विरोध? क्योंकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो है वह बौद्ध धर्म को मानना स्टार्ट कर चुका था, इसलिए
भारत के ब्राह्मणों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये लोग शांति प्रिय नीति था, युद्ध नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सुखमय जिंदगी जीना है। तो यही सब का फायदा उठाया गया और ये लोग खत्म होते चला गया। ठीक है, सेना पर धन खर्च भी नहीं किया और जनता के लिए लोक कल्याण लोक कल्याण लोक कल्याण बस यहाँ पे करते गया। ठीक है, और उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पे झगड़ा होते चला गया, हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। विदेशी लोग आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए इसके ऊपर, जिसकी वजह से और छोटा होते चला गया। ठीक है, और जितना भी राजा बना सब कमजोर कमजोर राजा बना। तो बताओ कोई दिक्कत इसमें? इसके पतन होने का कारण ये 5 नंबर में दे सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन होने के कारणों का उल्लेख करें। तो पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हाँ ठीक है, अब इस मौर्य साम्राज्य का खत्म हो गया। अब कौन आया राजगद्दी पे? अगर बात करें मौर्य साम्राज्य जब यहाँ पे खत्म हो गया, मान लो ये हमारा क्या है, भारत है। क्या है ये हमारा? भारत है। ठीक है, जैसे भी ये भारत है हमारा, ये हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ऐसे करके है। अब बताओ यहाँ पे फैला हुआ था हमारा, क्या फैला हुआ था? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है तो राजगद्दी पे अब आता कौन है? तो इसका टुकड़ा हो जाता है। टुकड़ा कैसे हो जाता है? तो उत्तर में कुषाण शासक आ जाते हैं। ठीक है, उत्तर में कौन आ जाता है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में कौन आ जाता है? तो कुषाण वाले आ जाते हैं। पश्चिम में इधर से शक वाले आ जाते हैं। ठीक है, और मध्य भारत में क्या लिखा हुआ है? पकाटक शासक आ जाता है। कौन आ जाता है यहाँ पे? पकाटक शासक आ जाता है। और दक्षिण पश्चिम भारत में सातवाहन, ये वाला गुजरात वाला एरिया में कौन आ जाता है? तो सातवाहन आ जाता है। और दक्षिण भारत में चेर और पांडे वंश के लोग आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। उसके बाद मगध जहाँ पे मेन था, इसका जहाँ पे राजधानी हुआ करता था, वहाँ पे कौन आ जाता है? तो वहाँ पे गुप्त आ जाता है। कौन आ जाता है? गुप्त आ जाता है। याद रखोगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में देगा। ठीक है, तो बताओ उत्तर की दिशा से कौन आता है? तो उत्तर की दिशा से कौन आता है? कुषाण आता है। पश्चिम की दिशा से कौन आता है? शक आता है। ठीक है, और नीचे दक्षिण की दिशा से कौन आता है? तो दक्षिण की दिशा से चेर और पांडे आते हैं। इस दिशा से कौन आता है? तो इस दिशा से सातवाहन आता है। मध्य भारत में कौन रहता है? तो पकाटक रहता है। ठीक है, और मगध में कौन रहता है? तो मगध में कौन आ जाता है? गुप्त वंश आ जाता है। ऐसे करके लोग आते हैं और मौर्य साम्राज्य का अंत कर देते हैं। लेकिन बात यहां पे ये है कि मगध जो है वह जगह बहुत ज्यादा खास है। सुन रही बालिका, मगध जो है वह जगह इतना खास है। क्यों? क्योंकि वह मैदानी क्षेत्र है, गंगा नदी वहां से क्रॉस होती है, जिसके वजह से वह जगह बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो जिसके भी शासन काल में मगध चला गया वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो बताओ अभी मगध पे शासन किसका है? तो गुप्त वंश का है। तो ये और ताकतवर होता है और इनको कमजोर करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? तो गुप्त साम्राज्य के बारे में। बताओ गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? कौन किए थे? श्री गुप्त। कब किए थे? 275 ईस्वी में किए थे। कहाँ किए थे? मगध में किए थे। और गुप्त काल को कौन से नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि स्वर्ण युग कहाँ, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ का शिल्प कला, सांस्कृतिक, डांस वांस, ये सब का ज़्यादा उभार देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ के लोग उभरे ज़्यादा थे, जैसे इसको स्वर्ण युग बोलते हैं। ना कि ये मत बोलना यहाँ पे सोना जाता था इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वही बोल रहा है कि भारत में सांस्कृतिक एवं शिल्प कला का विकास हुआ था किसके टाइम में? गुप्त काल के टाइम में ही, इसलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी के टाइम में सोने के सिक्के चलाए गए थे। क्या चलाए गए थे? सोने के सिक्के। यहाँ का राजकीय भाषा क्या था? संस्कृत था। इससे पहले वाले यहाँ पे क्या कौन कौन से भाषा का वैल्यू दे रहे थे? कोई खरोष्टी दे रहा है, कोई ब्राह्मणी दे रहा है, कोई पाली दे रहा है। लेकिन जैसे ये लोग आए संस्कृत को वैल्यू दिए, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण थे। क्या थे लोग? ब्राह्मण। ये लोग हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लोग संस्कृत को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अगला, इसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर राजा कौन था इनके वंश में? तो समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा था और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? नेपोलियन क्या किया था? पूरे के पूरे फ्रांस को जोड़ने का काम किया था। और ये काम, इसका काम क्या है? तो पूरे के पूरे भारत को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे समुद्रगुप्त कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में बालिका सबसे ज्यादा जानकारी कहां देखने को मिलती है? तो प्रयागप्रस्थी में। कहां देखने को मिलती है? प्रयागप्रस्थी में। अब प्रयागप्रस्थी को लिखा कौन है? तो इसको लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। हरिसेन लिखते हैं प्रयागप्रस्थी को।
बताओ कौन से भाषा में लिखेंगे? संस्कृत में लिखेंगे। यहाँ का कुछ ऑब्जेक्टिव है, बाकी ये सब क्लियर कर लोगे सब कोई। चैप्टर क्या हो जाता है? स्वाहा। चैप्टर क्या हो जाता है? स्वाहा। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका फट से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। सबको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे? चलो बोलोगे सब कोई। चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखें? हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग कितना से कितना है? 2600 से 1900। वैदिक सभ्यता का 1500 से 600। लौह युग जिसको महाजनपद बोलते, टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। इसका टाइमिंग कितना से कितना है? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। उसके बाद वैदिक काल को कितने भागों में बांट के रखा गया है? 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, लौह युग। लौह युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोहे की खोज की गई थी और इसी से महाजनपद का निर्माण हुआ था। बताओ सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? तो मगध है। इसके संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। अगला है जनपद का मतलब क्या होता है? जन प्लस पद मतलब लोगों का पैर, वह स्थान जहां लोग शुरुआती दौर में क्या करे? समूह बना के आकर रहने लगे, उसको जनपद बोलेंगे। और जो जनपद बड़ा होकर साम्राज्य बन गया उसको महाजनपद बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जनपद, महाजनपद की विशेषता, राजधानी, शासक, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश किए थे कि इनकी क्या क्या विशेषता, ये लोग कैसे कैसे यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। सबसे बड़ा महाजनपद मौर्य साम्राज्य का मगध है। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का स्थापना के पीछे हाथ किसका है? चाणक्य का। चाणक्य को और कौन कौन नाम से जाना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो साहित्यिक स्रोत, ये अर्थशास्त्र, ये सब उल्टा पल्टा जगह से हम लोग को जानकारी मिलती रहती है। प्रशासनिक व्यवस्था 3 भागों में बांट के रखा गया है। सैन्य व्यवस्था, इसको 6 समिति बना के रखी गई है। उसके बाद न्याय व्यय, सब कुछ मार्ग वार्ग हम लोग देख ही लिए हैं। उसके बाद इसके प्रमुख कितने केंद्र थे? तो 5। पहला क्या है? पाटलिपुत्र। दूसरा तक्षशिला। तीसरा उज्जैन। चौथा और 5वां स्वर्णगिरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सम्राट बोलते हैं, सम्राट। अब मेरा आवाज फंसना स्टार्ट हो गया है। सम्राट अशोक के बारे में देख रहे हैं। इनके पापा का नाम क्या है? बिंदुसार। ठीक है, और ये सबसे दूसरा ताकतवर राजा था जो कि कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को ये अपना लिया था। ठीक है, अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और इसमें नियमों को रखा था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आएगा, अशोक के धर्म में कितने नियम थे? अशोक के धर्म में कितने नियम थे? तो कितना है? जोड़ दो। कितना है? 9। कितना है? 9। अशोक, हाँ, 9 नियम। अभिलेख किसे कहते हैं? तो जहां भी खोद उद के लिखा गया हो तो उसको अभिलेख बोलते हैं। अब बताओ अशोक का अभिलेख कौन से भाषा में लिखा गया है? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी। ब्राह्मणी का अध्ययन कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप किया था। कब किया था? 1838 में किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन होने का कारण क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके अंत होने के बाद बहुत सारे साम्राज्य का यहाँ पे उदय देखने को मिला और लास्ट में यहाँ पे कौन आया? तो गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। कब किए थे? तो 275 ईस्वी में किए थे। और गुप्त काल को कौन से नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और इसी के टाइम में कौन सा सिक्का चलाया गया था? सोने का। राजकीय भाषा क्या था? संस्कृत था। सबसे ताकतवर राजा कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कौन से नाम से जाना जाता है? नेपोलियन। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? प्रयागप्रस्थ में। लिखने वाला कौन है? हरिसेन है। कौन से भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। चैप्टर हो जाता है खत्म। हो गया ना खत्म? हाँ, फिर से बोलना पड़ेगा का कि इसका PDF लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, सारा कुछ नीचे। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे हम लोग कोई और वीडियो में। कितना